नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के वे 10 सबसे शक्तिशाली राजाओं के बारे में। नंबर 1 पर मौजूद राजा तो इतने पराक्रमी थे कि चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या फिर फारसी सेना, हर कोई उनके नाम से कांपता था। कोई राजा ऐसा था जो दुश्मनों को रणभूमि में धूल चटाता था, तो कोई ऐसा कौशल शासक जिसके शासन में देश ने आर्थिक उन्नति की। अलग अलग काल खंडों में अलग अलग वंशों और राजाओं ने भारत पर शासन किया और हर किसी ने अपने युग में राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया। ऐसे महान व्यक्तियों की छवि किसी की भी नज़रों में धुंधली नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज हम भारत के उन 10 महान साहसी और शक्तिशाली राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका होना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था और जिनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक प्रसिद्ध हुआ। नंबर 10 पर आते हैं राजा हर्षवर्धन। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया, राजधानी कन्नौज बनाई और अपने उदार प्रशासन, साहित्यिक संरक्षण और धार्मिक संहिता के लिए जाने जाते हैं, जिनका साम्राज्य नर्मदा नदी तक फैला था और वे अंतिम महान हिंदू सम्राटों में से एक माने जाते थे। दोस्तों, चीनी यात्री हैंसोंग उनके दरबार में आए। कन्नौज में एक बड़ी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। प्रयाग में महामोक्ष में भाग लिया। गौड़ के राजा शशांक और दक्षिण में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष भी हुआ। उनके कोई योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण उनके बाद साम्राज्य बिखर गया। हर्षवर्धन एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और परोपकारी शासक थे जिन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया और साहित्य व धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, नंबर 9 पर आते हैं राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे जिन्होंने तुलु वंश के तहत शासन किया और अपने स्वर्ण युग का नेतृत्व किया, जो सैन्य विजय, वास्तुकला और कला साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है। वे स्वयं विद्वान थे और उनके दरबार में अष्टांगी नामक तेलुगु कवि थे और उन्होंने पुर्तगालियों से मित्रता कर घोड़ों का व्यापार सुनिश्चित किया। दोस्तों, 17 जनवरी 1771 को विजयनगर में हम्पी में कृष्णदेव राय का जन्म हुआ। तुलु नरा नायक और नागला देवी उनके माता पिता थे। दोस्तों, कृष्णदेव राय अपने सौतेले भाई वीर नरसिम्हा की मृत्यु के बाद 1509 में सिंहासन संभाला था। कई मंदिरों का निर्माण कराया और मंदिरों में भव्य गोपुरम जोड़े। अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगर भी बसाया। सम्राट बाबर ने उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना था। दोस्तों, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था, जो उनकी वीरता, बुद्धिमान और कला साहित्य के प्रति प्रेम का प्रतीक है और भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर हो गए। दोस्तों, अष्टदिग्गज उनके दरबार की शोभा, जिनमें तेनालीराम और पेनामा प्रमुख थे। स्वयं तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे। तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में वंशचरितावली जैसे ग्रंथ भी लिखे। आंध्र भोज के नाम से भी जाने जाते थे और कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत कवियों का संरक्षण किया था। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने बीजापुर गोलकुंडा के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपतियों को हराकर दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बने। 1512 में उदयगिरी किले पर विजय प्राप्त की और युद्ध में घायल सैनिकों की स्वयं देखभाल की। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क से संधि कर घोड़ों के व्यापार को सुरक्षित किया। दोस्तों, नंबर 8 पर आते हैं राजा पोरस। राजा पोरस पंजाब के एक शक्तिशाली भारतीय राजा थे जिन्होंने सिकंदर महान के भारत आक्रमण के दौरान झेलम और चिनाब नदियों के बीच अपने साम्राज्य पर शासन किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हाइडेस्पेज के युद्ध में
अपनी सेना खासकर हाथियों के दम पर सिकंदर को कड़ी टक्कर दी। हालांकि हार गए, लेकिन अपनी वीरता से प्रभावित कर सिकंदर ने अपना राज्य वापस पाने में सफल रहे और बाद में सिकंदर के सेनापति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, पोरस का राजा झेलम और चिनाब नदियों के बीच था, जो आधुनिक पंजाब क्षेत्र है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन तक्षशिला के राजा आम्बी ने समर्पण कर दिया, जबकि पोरस ने विरोध किया। पोरस ने अपनी विशाल हस्ती सेना और पैदल सेना के साथ सिकंदर की घुड़सवार सेना का सामना किया। यह युद्ध बहुत भीषण था और पोरस की सेना ने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी, जिससे सिकंदर की सेना थक गई और उसके सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, उन्हें पौरव कहा जाता था, जो प्राचीन वैदिक काल से ही थे। कुछ लोग उन्हें जाट या यदुवंशी भी मानते थे, हालांकि मुख्य रूप से वे पंजाब के शासक थे। राजा पोरस भारतीय इतिहास के उन बहादुर शासकों में से एक हैं जिन्होंने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को चुनौती दी और अपनी मातृभूमि के लिए सम्मान और वीरता का प्रतीक बने। दोस्तों, युद्ध के बाद सिकंदर पोरस की वीरता और सम्मान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना राज्य वापस लौटा दिया और कुछ नए क्षेत्र भी दिए। पोरस ने सिकंदर के अधीन एक क्षत्रप के रूप में शासन करना जारी रखा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों में से एक यूडेम्स ने 315 ईसा पूर्व में पहले किसी समय पोरस की हत्या कर दी। दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महान राजा थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ और जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने स्वाभिमान और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घोड़े और वफादार साथियों के साथ मुगलों का सामना किया और कई वर्षों तक संघर्ष करते रहे। मेवाड़ को स्वतंत्र रखने में सफल रहे और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंती बाई के घर हुआ। बचपन में उन्हें कीका के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद वरिष्ठ सरदारों के समर्थन से उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली, जबकि उनके सौतेले भाई गजमल ने विरोध किया और अकबर से जा मिले। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ, लेकिन उनका संघर्ष और वीरता की गाथा आज भी अमर है। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि और मूल्यों के लिए कभी समझौता नहीं किया और हमेशा संघर्ष करते रहे, जिससे वे भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में गिने जाते हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध यह उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, जो उन्होंने अकबर की विशाल सेना का सामना किया था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। उन्हें जंगल और पहाड़ियों में रहकर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वे कभी निराश नहीं हुए और अपनी मातृभूमि को मुक्त भी कराया। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म के सिद्धांतों पर आधारित एक विशाल साम्राज्य चलाया, जिसके शिलालेख आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का आधार है और जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार में भूमिका निभाई। अशोक के शिलालेख और स्तंभ उनके विचारों और शासन के स्थायी प्रमाण हैं, जो आज भी मिलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उन्हीं के काल का है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वर्तमान में अशोक चक्र और सिंह है। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका और अन्य देशों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक को गौतम बुद्ध के बाद
गौतम धर्म बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश लगभग 50 वर्षों तक चला, लेकिन अशोक की विरासत, खासकर उनका शांति और धर्म पर आधारित शासन, भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ा गया है। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार के लिए धर्म की अवधारणा स्थापित की। उन्होंने प्रजा अपनी संतान माना और उनके नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर, अहिंसा और सत्य का पालन करना उनका उपदेश दिया। उन्होंने बिहार यात्राओं की जगह धम्म यात्राएं शुरू की, बौद्ध गया, लुम्बिनी और अन्य स्थानों की यात्रा की। शुरुआत में अशोक ने अपने पिता और दादा की तरह साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किए। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में उन्होंने पूर्वी भारत के कलिंग पर एक क्रूर युद्ध किया, जिसमें भारी नरसंहार हुआ। इस भीषण रक्तपात और पीड़ा को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने धम्म द्वारा विजय का संकल्प लिया और शस्त्रों का त्याग कर लिया। अशोक बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे, जिनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन से ही वे सैन्य गतिविधियों में कुशल थे, लेकिन अपने सौतेले भाई के साथ प्रतिस्पर्धा और शारीरिक बनावट के कारण उन्हें उत्तराधिकार सूची में नीचे रखा गया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद संघर्षों के बाद वे मगध के सम्राट बने और लगभग 269 ईसा पूर्व में शासन किया। दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम चोल वंश के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में शक्तिशाली बनाया, नौसेना का विस्तार किया और श्रीलंका, मालदीव पर विजय प्राप्त की। साथ ही तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो उनकी सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। राजराज प्रथम को चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बनाने और दक्षिण पूर्व एशिया में चोल प्रभाव स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। 1000 ईसा पूर्व में भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन की योजना शुरू की, जिससे साम्राज्य का पुनर्गठन हुआ। चोल प्रशासन में स्थानीय सुशासन की नींव रखी। तंजावुर में विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। उनके शासनकाल में तमिल कविता और कला का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जिससे चोलों को हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने में मदद मिली। केरल, पांड्य राज्य, मालदीव, लक्षद्वीप और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। उनके साम्राज्य का विस्तार कलिंग तक था। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महानतम शासक थे, जिनके सैन्य विभाग, विजयों और साम्राज्य विस्तार के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्होंने भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदला और गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कला, साहित्य और प्रशासन के लिए जाना जाता है। वे स्वयं एक कुशल कवि और वीणा वादक थे। वैष्णव धर्म को मानते हुए भी वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता थे। उन्होंने श्रीलंका के राजा को बौद्ध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। उन्होंने अपने शासनकाल में 7 तरह के सिक्के चलाए और प्रयाग प्रशस्ति से उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनके शासनकाल ने गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग बनाने की नींव रखी, जो समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था। समुद्रगुप्त एक महान विजेता, प्रशासक और कला प्रेमी थे, जिन्होंने एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया और प्राचीन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे, जिन्होंने भाइयों को हराकर सिंहासन प्राप्त किया था। समुद्रगुप्त ने उन्होंने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित
किया, जिसने कई राजाओं को अधीन किया। दोस्तों, वे एक महान संगीतकार, कवि और कला प्रेमी थे, जिनके दरबार में विद्वान रहते थे। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी के एक पराक्रमी हिंदू राजा थे, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया और अपनी बहादुरी, विद्या और शब्दभेदी बाण चलाने की कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में हार गए, जिसके बाद भारत में इस्लामी शासन की नींव पड़ी। उनकी कहानी और संयोगिता से प्रेम कहानी पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य में प्रसिद्ध है। उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता था। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे चंदम्बर दाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है। तराइन की हार के बाद उन्हें मार दिया गया, जिसे भारत के इस्लामी विजय की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। उनके मित्र और कवि चंदम्बर दाई ने भी बाद में आत्महत्या कर ली। वह चौहान वंश के अंतिम महान शासक थे, जिनका साम्राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तक फैला था और उनकी राजधानी अजमेर थी। 1166 में जन्मे वह बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत जैसे 6 भाषाएं सीखी और इतिहास, गणित, चिकित्सा, सैन्य विभाग में निपुण थे। उन्होंने कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की, खासकर चंदेल राजा परमवीर देव को हराया। उन्होंने गजनी के साथ शासक मोहम्मद गौरी के कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी से पराजित हुए और बाद में मारे गए। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बना, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और पूरे उत्तर भारत को राजनीतिक एकता दी। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराकर पश्चिम में विस्तार किया और बाद में जैन धर्म अपनाकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में उपवास से देह त्याग दिया, जिससे मौर्य राजवंश की नींव पड़ी और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोस्तों, चाणक्य की मदद से एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली और पारदर्शी न्याय प्रणाली स्थापित की, जिससे राज्य में शांति और व्यवस्था बनी। मेगास्थनीज जैसे यूनानी यात्रियों ने उनके सुव्यवस्थित शासन और मजबूत कानून व्यवस्था की प्रशंसा की है। दोस्तों, अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। उन्होंने वहीं उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग किया और उनके नाम पर श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी और चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर है। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उन्होंने पंजाब और सिंध क्षेत्र के यूनानी शासकों को हराकर उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण किया। उन्होंने सेल्यूकस प्रथम निकेटर के खिलाफ युद्ध जीता और एक संधि के माध्यम से पश्चिमी सिंधु घाटी और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। उन्होंने धनानंद की बहन दुर्धरा और सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार उन्हें आचार्य कौटिल्य से शिक्षा मिली, जो बाद में उनके मंत्री बने और नंद वंश के पतन में सहायक हुए। उन्होंने नंद वंश धनानंद को हराकर मगध पर कब्जा किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला बड़ा और एकीकृत साम्राज्य था। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं बिंबिसार। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक और मगध का एक शक्तिशाली सम्राट था, जिसने वैवाहिक संबंधों और सैन्य विजय के माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार किया। राजगीर को राजधानी बनाया, अजातशत्रु के हाथों कैद होकर मारा गया और गौतम बुद्ध के मित्र व संरक्षक के रूप में बौद्ध धर्म के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिंबिसार ने हरेक वंश की नींव रखी
और मगध को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया और बाद में पाटलिपुत्रा की किलेबंदी की। दोस्तों, अपने पिता की मृत्यु के बदला लेने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए अंग राज्य को जीता और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला, लिच्छवी राजकुमारी चेलना और मद्र राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने मगध को एक छोटे राज्य से एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित किया, जिसकी नींव उनके बाद मौर्य साम्राज्य के विस्तार का आधार बनी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।